ऑर्डर आगे प्लेस कर रहा है तो उसको ये बात नहीं मालूम कि ये मुझे 15 से 30 दिन के अंदर मिलने वाली है। अगर उसको ये बात मालूम हो जाए पहले, ठीक है, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कि आपकी चीज कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत डिमांडिंग और कोई ऐसी प्रोडक्ट ना हो कि बस वो कस्टमर पागल हो रहा हो उस चीज के पीछे, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं करेगा। बोलेगा मुझे इतना लंबा, वो फिर अमेजोन सर्च कर लेगा जाके, ठीक है, वो वही चीज, सेम चीज उसको अमेजोन के ऊपर मिल रही है 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो क्यों फिर जो है यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो आपने प्राइस अगर ज़्यादा रखी, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया और फिर वो रिफंड मांग सकता है, चांसेस बढ़ जाएंगे रिफंड के। रिफंड डिस्प्यूट उसने ओपन कर दिया, रिफंड वापसी ले लिया, सीधा सीधा लॉस आपका, सीधा सीधा लॉस होगा आपका, ठीक है। मार्केटिंग का सारा बजट आपका गया, आपने रिफंड भी कर दिया उसको पैसा, अली एक्सप्रेस के ऊपर पे करके प्रोडक्ट भी निकल गई, सिंपल आपका लॉस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर की कामयाबी में, कि आपकी प्राइसिंग जो है वो $20 से $30 के दरमियान होनी चाहिए। अगर $30 क्रॉस करेगा तो रिस्क पे आ जाएंगे आप, ठीक है, फिर आप रिस्क पे आ जाएंगे, ठीक। अब होता ये कि एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो $20 की प्रोडक्ट है, ठीक है, यूएस का एक कस्टमर है, $20 की प्रोडक्ट है, वहां पे उनकी बाइंग पावर ज्यादा है, ठीक है, तो $20 की प्रोडक्ट उसने बाय कर लिया और बाद में उसको ये पता चला कि यार ये तो मेरे पास 15 से 30 दिन में आएगी, वो चुप करके बैठ जाएगा, ठीक है। वो चांसेस उसके बहुत गिर जाएंगे कि वो रिफंड अप्लाई कर दे, वो आपसे रिफंड ले ले, बहुत चांसेस गिर जाएंगे इसके। वो खामोशी से बैठेगा, बोलेगा ठीक है कोई मसला नहीं, खैर है। और वो भी ये क्यों बोलेगा वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली स्लाइड में, ठीक है। तो अब क्या है कि आपने जो है उसने ले ली प्रोडक्ट, अब वो थी $20 की, तो बर्दाश्त हो जाएगा उसको, वो इंतजार कर लेगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट $50 की हुई ना, वो ऐसी तैसी कर देगा, वो फौरन रिफंड अप्लाई करेगा, बोलेगा पैसा वापसी, ठीक है, फिर आपका बिजनेस ही मॉडल ही बेकार, खत्म हो गया सब कुछ। तो प्राइसिंग आपकी लो होनी चाहिए, इतनी भी लो होनी चाहिए कि आप जो है $8-10 की चीज बेच रहे हैं, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। ऑन एवरेज $20 से $30, ये एक आप अपनी रखें स्ट्रेटेजी कि आपने $20 से $30 के अंदर ही अपनी प्रोडक्ट को आगे लिस्ट करना है और बेचना है। इससे आपका रिस्क फैक्टर जो है मिनिमम हो जाएगा, कम से कम रिस्क के अंदर आप अपनी चीज को बेच पाएंगे, ठीक है। और ये सारी स्ट्रेटेजीज जो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ, ये सब हम प्रैक्टिकल सेक्शन में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से हम प्राइस सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइसिंग के अंदर। तो ये सब इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आगे कवर करेंगे। अब अगला और आखिरी पॉइंट है कि बैड कस्टमर सपोर्ट विच कैन लीड टू लो फेसबुक फीडबैक स्कोर। देखें, एक नया एक रूल आया है फेसबुक के ऊपर, वो ये है कि फेसबुक पेज के ऊपर आपका कोई भी कस्टमर, फेसबुक डिटेल पेज के ऊपर कोई भी कस्टमर आपके पेज से इंटरेक्ट करता है, उसका इंटरेक्शन होता है, भले किसी भी सूरत के अंदर इंटरेक्शन हो, उसने कोई मैसेज आपको भेजा है, उसने आपके साथ कोई कन्वर्जेशन की है कमेंट्स के ऊपर, उसने आपका शॉप नाउ पे क्लिक करके वो आपके स्टोर पे गया है, उसने ऐसी कोई एक्टिविटी अगर आपके पेज के साथ की है, तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर गालिबन 1.5 महीने के अंदर आपसे, आपके कस्टमर से फेसबुक फीडबैक लेगा, जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। आपके पीछे बैक एंड के ऊपर वो फेसबुक आपसे, आपके कस्टमर से फीडबैक लेगी कि ये आपने इस पेज के साथ इंटरेक्शन आपका हुआ था, आप इनके बारे में हमें बताइए, आप हमें रिव्यू दीजिए, डिलीवरी टाइम, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें फेसबुक पूछेगा उससे, ठीक है। और जो कस्टमर फीडबैक है वो डिलीवरी टाइम के ऊपर तो आप समझे भयानक तरीन होने वाला है, ठीक है। अब फेसबुक फीडबैक स्कोर होता है 1 to 5, 0 to 5, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 2 से नीचे गिरा तो आपके ऊपर पेनल्टीज शुरू हो जाती हैं, आपके एड अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, इवन आपका पूरा पेज बंद हो सकता है, ठीक है। अब हम इससे बचें कैसे? इससे बचने के लिए, अच्छा, ये चीज़ें होती हैं बैड कस्टमर सपोर्ट की वजह से, कि अगर एक कस्टमर को पता चला कि यार उसका प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट था, वो उसी वक्त गुस्सा हो जाएगा, उसके मतलब उसके अंदर तो आग लग जाएगी ना, वो बोलेगा यार $5 की चीज़ थी, ठीक है, मैंने उसको $20 में खरीदा, उसको पहले तो उसके ध्यान में यही आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या है, फिर हमने अगर उसने जो है रिफंड अप्लाई कर, या तो वो खामोशी से बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं कहेगा, या उसने रिफंड जो है
ओपन कर दिया, कोई डिस्प्यूट ओपन कर दिया रिफंड का और हमने उसको सही से ट्रीट नहीं किया, तो वो फिर बैड फीडबैक के ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके क्या तरीके हैं ये इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, और जो प्रैक्टिकल हमारे सेशंस होंगे उसके अंदर मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बता रहूँगा कि किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करना है। हम अगर जो है उसने डिस्प्यूट ओपन कर दिया कस्टमर ने, तो आप उनको बोलें प्रोडक्ट भी रख लो, रिफंड भी ले लो, सब ले लो हमसे, बस आप नाराज़ नहीं हो। बस कस्टमर को किसी तरह हमने नाराज़ नहीं करना। ठीक है, और देखें फेसबुक फीडबैक स्कोर आपका नीचे आता ही आता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी कस्टमर खुश हो जाए, ठीक है, वो आपके फेसबुक जब उससे पूछेगा कि डिलीवरी इन्होंने डिले की है या ठीक टाइम पे डिलीवर किया, तो वो डिले पर ही क्लिक करेगा, और कस्टमर फीडबैक की वजह से आपका पेज की जो क्वालिटी है वो भी गिरेगी और आपका पेज जो है फीडबैक नीचे आता रहेगा। आने में ये कम से कम 5 महीने का टाइम लेता है। ठीक है, 4 से 5 महीने ले लेगा ये टाइम आने में, अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है और डिलीवरी स्पीड लो है, तो कस्टमर फीडबैक आने में ये 4 से 5 महीने तक ये नीचे आने में टाइम लेगा। लेकिन उसको कैसे हम रोकते हैं, किस तरीके से हम क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं कि कस्टमर फीडबैक हमारा 2.5-3 के बीच में रहे, 2.5-3 से नीचे ना आए। ठीक है, क्योंकि 4-5 तो पॉसिबल नहीं है, ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर 4-5 तो हो ही नहीं सकता, और जनरल स्टोर विद 30 डेज डिलीवरी टाइम तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, 2 और 2.5-3 इसी के बीच रहता ही है। तो इसी के बीच कैसे इसको रखना है, ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपसे शेयर करूंगा जब हम फेसबुक पेज के जो हम उसके ऊपर आएंगे। हमारा जो फेसबुक का सेशन है वो एक बहुत डीप सेशन होगा, 8-10 घंटे उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, और प्रैक्टिकल चीज़ें सारी आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं उसके अंदर फिर आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हमने बात कर ली कि हम जो है कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करें तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, और फेलियर की क्या क्या वजूहात होती हैं, ये चीज़ हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि वाई पीपल विल बाय फ्रॉम यू। अभी ऊपर मैंने जितनी बातें की हैं कि फीडबैक स्कोर जो है लो हो जाता है, शिपिंग टाइम 30 दिन का होता है, और ये और वो, तो भाई अगला सवाल तो ये है ना कि जब इतना कुछ है, डिलीवरी इतनी लेट मिल रही है, वही सेम चीज़ कम से कम डिलीवरी टाइम के ऊपर अमेज़ॉन दे रहा है, ठीक है, वो अली एक्सप्रेस से क्यों ना ले जाके, ये सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, कि जब हम अली एक्सप्रेस से एक चीज़ उठा के उसको अपना मुनाफा रख के बेच रहे हैं, तो वो खुद डायरेक्ट क्यों नहीं सर्च कर ले अली एक्सप्रेस पे। ठीक है, या वो इतना लंबा इंतज़ार क्यों करे शिपिंग टाइम का, वो अमेज़ॉन से क्यों ना ले जाके। ठीक है, वही चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर भी अवेलेबल है, मिल रही होगी उसको, वो क्यों ना ले। तो हमसे कस्टमर हमारा प्रोडक्ट बाय क्यों करे, ये एक मेन सवाल है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये पिछला जो था वाई पीपल फेल इन ड्रॉप शिपिंग, और ये वाई पीपल विल बाय फ्रॉम यू। ठीक है, अब प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर भी ये पूरी एक जो है, ये अभी जो मैं बात करूँगा उसको भी आप उस नज़र से देखिएगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया ये मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें और खुलेंगी ये सारी चीज़ें जब मैं प्रैक्टिकली उसके ऊपर आऊँगा, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जब मैं आऊँगा, प्रोडक्ट रिसर्च वाले सेक्शन पे जब आऊँगा, तो ये चीज़ें और इंशाल्लाह खुलेंगी। जब मैं आपके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो जाहिर है और अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आपने अपने जो स्टोर है उसके ऊपर कुछ ऐसा करना है कि आपका कस्टमर आपसे ले। ठीक है, अब वो क्यों लेगा आपसे, तो उसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो प्राइसिंग में ऊपर डिफाइन कर चुका हूँ पहले कि $20 से $30 की रेंज होनी चाहिए। ये जो रेंज होती है, इस रेंज के ऊपर अमूमन जो कस्टमर है वो बाय कर लेता है, चीज़ सोचता नहीं है, रिसर्च नहीं करता। इस चीज़ की एग्जाम्पल आप अपने ऊपर जो रख के सोचें कि आप एक चीज़ स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप जो न्यूज़ फीड अपनी स्क्रॉल कर रहे हैं, और अचानक से आपके सामने एक प्रोडक्ट आई जो बहुत अच्छी लगी आपको, आपने बोला यार ये तो मुझे लेना चाहिए। ठीक है, आपने उसके प्राइस देखे, 500 रुपये उसके प्राइस है पाकिस्तानी, आप बाय करते हुए घबराएंगे नहीं, आप बाय करते हुए रिसर्च नहीं करेंगे, आप उसको बाय करने से पहले 50 वेबसाइट्स नहीं देखेंगे। ठीक है, आप फ़ौरन खरीद लेंगे उसको। यही लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई करनी कि जब एक कस्टमर आपकी न्यूज़ फीड अपनी स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने एक ऐसा वाव प्रोडक्ट आ जाए, कोई बहुत अच्छी सी चीज़ आ जाए जिसका उसको ख़रीदने को दिल चाहे, ठीक है, या उसके लिए वो चीज़ यूज़फुल हो, तो वो $20 से $30 के दरमियान अगर उसकी रेंज होगी तो वो बासानी बाय कर लेगा, कभी भी रिसर्च नहीं करेगा उसके ऊपर। क्योंकि अगर उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर ली
तो या तो वो अली एक्सप्रेस से ढूंढ लेगा वो प्रोडक्ट, या वो अमेजोन से ढूंढ लेगा। और अगर वो प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस और अमेजोन से ढूंढ रहा है तो हमारा फिर क्या फ़ायदा, हमारे बिजनेस का फिर क्या होगा, हम कहाँ से पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है उसको 20 से 30 डॉलर के अंदर अंदर रखना है, ताकि कस्टमर रिसर्च ना करे और वो चुपचाप बाय कर ले। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट कि कस्टमर आपसे क्यों खरीदे। भाई प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि कस्टमर अपने घर से बाहर निकले, वो सामने दुकान के ऊपर मिल रही है या वही चीज़ किसी स्टोर के ऊपर मिल रही है, तो फिर वो क्यों आपसे फिर लेगा, कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, तो वो उसको कहीं चलते फिरते ना नजर आ रही हो वो चीज़, कहीं किसी मॉल पे दुकानों पे ना मिल रही हो। ठीक है, तो वो आपसे खरीदेगा। यूनिक हो प्रोडक्ट और अवेलेबल ना हो आसानी से, उसके आसपास कहीं अवेलेबल ना हो, तो वो आपसे लेगा। ठीक है, दूसरा, प्रोडक्ट में वाव फैक्टर होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट अगर कॉमन है तो वो तो कभी भी नहीं बिकनी। प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वाव फैक्टर होना चाहिए है कि जिसकी वजह से आपसे आपका कस्टमर प्रोडक्ट बाय करे। ठीक है, वाव फैक्टर कैसे ढूंढते हैं चीज़ के अंदर, वो हम प्रोडक्ट रिसर्च वाले सेक्शन में अभी इसी सेशन के अंदर आगे जो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का आएगा सेक्शन, उसके अंदर फिर मैं आपको वाव प्रोडक्ट की प्रोडक्ट्स किस तरीके से हम निकालते हैं और रिसर्च करते हैं उसको, वो सारी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आपकी कॉमन नहीं होनी चाहिए, FMCG नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कॉमन सी प्रोडक्ट है, डेली वो यूज़ कर रहा होता है, तो वो प्रोडक्ट तो आपसे कभी भी नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश हो गया, वो आपसे क्यों लेगा टूथब्रश, कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, वो कोई शू हो गया, शूज़ हो गए, वो जूते आपसे क्यों खरीदेगा, कभी भी नहीं खरीदेगा। जूतों के लिए तो रिसर्च करेगा जाके। ठीक है, और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं होने चाहिए कोई, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको। सही है, तो प्रोडक्ट कॉमन जो है नहीं होनी चाहिए और FMCG की नहीं होनी चाहिए, मतलब जो उसकी डेली यूज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कोई आइटम नहीं होना चाहिए, वरना वो नहीं खरीदेगा। दूसरा, प्रोडक्ट सोशली प्रूवन होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब वो अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट का ऐड देखेगा, तो आपकी प्रोडक्ट का ऐड देखने के बाद देखें, एक उसूल होता है, कस्टमर का एक बिहेवियर होता है। देखें, अगर किसी भी बिजनेस के अंदर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो उस बिजनेस का कोर प्रिंसिपल ये है कि आप पहले अपने टारगेटेड कस्टमर का बिहेवियर को समझें कि कस्टमर बिहेवियर है क्या। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर खास तौर के ऊपर जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर आते हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कस्टमर का एक सबसे पहला बिहेवियर ये होता है, आपका ऐड देखने के बाद वो कमेंट्स के अंदर जाता है, कमेंट सेक्शन के अंदर वो लाइक्स चेक करता है, लाइक कितने लोगों ने किया हुआ है, वो शेयर्स देखता है, शेयर कितने लोगों ने किया हुआ है, और वो कमेंट्स देखता है कि कितने लोगों ने इसके नीचे कमेंट्स किया हुआ है, और वो बाकायदा कमेंट्स पढ़ता भी है जाके। ठीक है, तो अगर आपकी पोस्ट के ऊपर लाइक्स ज़्यादा हैं, आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट ज्यादा हैं, शेयर्स आपकी पोस्ट के ऊपर ज्यादा हैं, तो इट मींस कि वो सोशली प्रूवन है। तो आपका कस्टमर जब उस पोस्ट को देखेगा, उस ऐड को आपके फेसबुक के ऊपर देखेगा, तो वो उसके एक अंदर से, मतलब उसको एक सहारा मिले, मतलब एक होता है ना कि अंदर से सपोर्ट कि यार ले लेता हूँ प्रोडक्ट, इतने लोग तो उसको लाइक कर रहे हैं, इतने लोगों ने जो उसके ऊपर कमेंट किया हुआ, इतने लोगों ने उसको शेयर किया, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये तो मुझे लेनी चाहिए, तो वो बाय करेगा। फिर अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हम आ जाते हैं, एक मिनट, 50% ऑफ फ्री शिपिंग। अच्छा, ये अब आप एक एग्जांपल देखें, ये मैं फेसबुक के ऊपर एक सर्च कर रहा हूँ, एक टर्म सर्च कर रहा हूँ, 50% ऑफ फ्री शिपिंग। अब मेरे सामने कुछ वीडियोस आई हैं, ये सिर्फ मैं आपको सोशल प्रूफ की बात बता रहा हूँ। ये देखें, अब ये ड्रॉप शिपिंग का आइटम है, ठीक है, ये कस्टमर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है यहाँ पे, और ये आइटम अली एक्सप्रेस का ही आइटम है, ये अली एक्सप्रेस से ही उठा के ड्रॉप शिप कर रहा है। इसके ऊपर आप देखें, इसको हम खोल लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आप देखें 14 के लाइक्स, 21 के कमेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोशली प्रूफ प्रोडक्ट है ये। तो अब क्या होगा कि ऐसी कोई प्रोडक्ट आपका कस्टमर देखेगा तो वो
फिर बाय करेगा चीज़, ठीक है, वो इंटरेस्ट लेगा, उसका इंटरेस्ट पैदा होगा कि यार एक चीज़ इतने लोगों ने लाइक की हुई है तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लेनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सोशली प्रूवन प्रोडक्ट होनी चाहिए। और अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल बनता है जो आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए। सवाल ये बनता है कि एक आपने ऐड अपना रन किया है तो उसके ऊपर तो अभी कोई ना लाइक है, ना कमेंट है, ना शेयर है, तो ये फिर स्टार्ट की जो इनिशियल सेल्स है वो कैसे आएंगी? इसकी एक स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी यहीं पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और कुछ और स्ट्रेटेजीज भी हैं वो मैं आपसे बाद में जब प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ तो आपको पता चलेंगे कि यार इस तरीके से ये काम जो है हो रहा होता है बैक एंड के ऊपर। सबसे पहले तो देखें, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर फेसबुक मार्केटिंग का रेट बहुत कम है और यूएस के अंदर रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी एक मैं आम एग्जांपल देता हूं। मैं एक मेरी पोस्ट है, उसके ऊपर मुझे एक लाइक चाहिए। अब मैं चाह रहा हूं कि वो लाइक मैं फेसबुक एड्स के जरिए लाऊं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर मैं वो एक लाइक लेकर आऊंगा ना, तो वो एक लाइक मुझे पाकिस्तान में ₹1 का पड़ेगा, और अगर वही लाइक मुझे यूएस के किसी कस्टमर से चाहिए मुझे ₹5 का पड़ेगा। कहाँ ₹1, कहाँ ₹5? तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ऐड को पहले, जो पाकिस्तान हो गया और इंडिया हो गया, सोमालिया हो गया, हम ऐसे मुल्कों के अंदर अपने ऐड पहले रन करते हैं कि जहां से हमें फेसबुक का लोएस्ट रेट मिल रहा हो, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, हमें सिर्फ कमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें लाइक्स चाहिए होते हैं, हमें शेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जब हमारे उस ऐड के ऊपर अच्छे खासे कमेंट्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, लाइक्स आ जाते हैं, फिर हम उसको जो हमारी टारगेटेड मार्केट है वहां पर रन करना शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है इससे कि पहले ही हमने अपने सस्ते दामों हमने रेट जो है लाइक्स और शेयर्स वगैरह किसी और मुल्क से बाय जो है ले लिए, वहां पे ऐड चला के, वहां हमने बेचना नहीं था, हमारा मकसद था सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स और शेयर्स। और जब हमारी पोस्ट जो है सोशली प्रूवन लगने लगी, उसके ऊपर अच्छे खासे लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, शेयर्स आ गए, तो फिर हमने अपनी जो टारगेटेड मार्केट है, जैसे यूएस की मार्केट है, फिर हमने यूएस के कस्टमर्स को वो ऐड दिखाना शुरू किया। तो जब यूएस का पहला कस्टमर ऐड देखेगा हमारा, जो फेसबुक यूज़र है, वो फिर उसके सामने जो है लाइक्स कमेंट्स शेयर्स ऑलरेडी होंगे, तो वो फिर उसके लिए पोस्ट जो है सोशली प्रूवन ही हो गई है, ठीक है। और स्टोर शुड बी इंटरेक्टिव विद कस्टमर्स, ये पॉइंट मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूँ कि आपका स्टोर जो है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और आपके साथ इंटरेक्टिव होना चाहिए। जो मैंने ऊपर जिक्र किया था कि स्कैरसिटी के कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, टाइमर्स लगे हों, एक थीम बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कस्टमर बाइंग बिहेवियर में। उसके बाद प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना चाहिए। ये वाला पॉइंट हम मेनली डिस्कस करूंगा मैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे तो हम फोकस ये करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हों, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई इसके ऊपर सवाल हो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। अब बिजनेस की कॉस्टिंग क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी कॉस्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। यूके कंपनी रजिस्ट्रेशन है, वर्चुअल नंबर है, रजिस्टर्ड एड्रेस, ये सारी जो है हम जो है बाय कर रहे होंगे। और पेपैल की फीस होती है 2.9%, मोंजो की शॉपिफाई प्लान की फीस है। हम बेसिक प्लान के ऊपर जाएंगे। कुछ ऐप्स हम जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, थीम ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ ऐप्स हम जो है उसको जो है अपलोड करेंगे अपनी थीम के ऊपर। और फिर रिफंड्स होते हैं कि आप जो है आपके कस्टमर ने एक चीज़ बाय कर ली, या तो उसके पास डैमेज प्रोडक्ट पहुंच गई, या उसके पास उसने रिफंड डिस्प्यूट उसने ओपन कर दिया और फिर उसने रिफंड मांग लिया। तो ये कुछ कॉस्ट हैं, इसकी भी कैलकुलेशंस इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। फिर मार्केटिंग जो हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट होती है पर प्रोडक्ट, वो आपकी जो रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू उसका तकरीबन 20 से 30% होता है। तो इस कॉस्टिंग के ऊपर मैं भी नहीं आ रहा हूँ। ये कॉस्टिंग वाला जो सेक्शन होगा ये मैं उसी के साथ कवर करूँगा जब हम कंपनी जो है रजिस्टर कर रहे होंगे यूके के अंदर, और वर्चुअल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह जब सब बाय कर रहे होंगे, तो उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो कॉस्टिंग वही हो जाएगी। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर फ़िलहाल कोई बात करने की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर कि हमारे स्टोर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखें, अगर तो हमारा स्टोर जनरल स्टोर है,
तो उसके ऊपर हमने जो मार्केटिंग करनी है वो 80% फेसबुक एड्स चलेंगे उसके ऊपर, और 15% इंस्टाग्राम एड्स चलेंगे, और गूगल एड्स के ऊपर हम सिर्फ 5% जाएंगे। अगर आपका नीश स्टोर है तो फिर वहाँ पर 60% फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स होते हैं, और गूगल एड्स के ऊपर फिर हम 40% जो है अपना यूटिलाइज कर रहे होते हैं बजट। अब इसके पीछे लॉजिक्स क्या है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें, एक जनरल स्टोर, जिस स्टोर के ऊपर हम कोई वाव प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो जिसकी कॉस्ट कम है, एक तो सस्ती प्रोडक्ट है, फिर उसके अंदर कोई वाव फैक्टर है, जिस प्रोडक्ट को हमारा कस्टमर कोई बहुत ढूंढ नहीं रहा बेताबी से, ठीक है, उसके सामने प्रोडक्ट आई, उसको अच्छी लगी, उसने बाय कर लिया, ठीक है, वो चीज़ उसके ज़रूरत की, एक तो बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है उसके लिए कि उसको ज़रूरत है उसकी, उसको इस्तेमाल ही करना है उसको लाजमी, ठीक है। तो वहाँ तो हमने ऐसी प्रोडक्ट्स ही रखनी है ना, जाहिर है, क्योंकि वरना अगर हम उसकी नीड की चीज़ें वहाँ पे रख लेंगे तो वो तो फिर रिफंड मांग लेगा और लेगा नहीं। 25-30 दिन वो इंतजार क्यों करेगा उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ उसकी ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है। तो वहाँ तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की ना हो, ठीक है। तो जनरल स्टोर के ऊपर 80% फेसबुक एड्स के थ्रू हम मार्केटिंग कर रहे होंगे, क्योंकि गूगल एड्स हम जनरल स्टोर के लिए यूजफुल इतना नहीं होते गूगल एड्स, क्योंकि गूगल के जो एड्स हैं वो वहाँ यूजफुल होते हैं जहाँ पर कोई बंदा कोई चीज़ सर्च कर रहा हो, ठीक है, जब भी तो उसको ऐड दिखेगा गूगल का। अब वो एक चीज़ जब सर्च ही नहीं कर रहा, हमारा जो कस्टमर है वो एक चीज़ सर्च ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए फिर हम एड्स क्यों चलाएं गूगल एड्स, ठीक है। तो जनरल स्टोर के ऊपर हम गूगल एड्स जो है नहीं रन करेंगे, 5% हम जो है रन करेंगे बिल्कुल, क्योंकि लोग सर्च भी करते हैं, अगर एक चीज़ देख ली तो कुछ लोग सर्च भी तो करेंगे, तो उनके लिए हम एड्स चलाएंगे, लेकिन 5%। नीच स्टोर है अगर तो फिर 40% गूगल एड्स है, क्योंकि वहाँ पर ब्रांडिंग होती है प्रॉपर, और वहाँ पर आप एक अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके पास जो है गूगल एड्स बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गई, एक प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा आगे। लेकिन ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम जो है 80% फेसबुक एड्स के ऊपर, क्योंकि हम जो है जनरल स्टोर पे काम करेंगे, तो हमारा जो 95% जो हमारी स्ट्रेटजी होगी मार्केटिंग की, वो बजट हम 95% बजट अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर रखेंगे, और फिर उसको हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ये जो हमारे सोशल मीडिया का जो मेरा सेशन होगा फेसबुक एड्स का और फेसबुक मार्केटिंग का, वो बहुत डीप एक सेशन होगा, 8-10 घंटे सिर्फ उसी के ऊपर मैं बात करूंगा और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो बहुत कुछ है अभी इसके अंदर तो मुझे बताने को, तो इंशाल्लाह जब हम उस सेशन के ऊपर आएंगे तो वो फिर सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक एड्स की साइंस समझ लेते हैं। देखें, पिक्सल ट्रेनिंग के बारे में तो मैं आपको बहुत अच्छे से इन डेप्थ आपको समझा चुका हूँ कि हमने अपने पिक्सल को कैसे ट्रेन करना है, जो डाटा हम अपने पिक्सल को देंगे वो उसी हिसाब से ट्रेन होगा, और किस तरह का डाटा कैसे हमने उस पिक्सल के ऊपर देना है डाटा, वो आप कंप्लीट सीख जाएंगे जब इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा फेसबुक का सेशन होगा उसके ऊपर फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगला है एड्स स्केलेबिलिटी इनपुट्स टू फेसबुक एआई। ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है जो कि समझने वाली बात है। देखें, फेसबुक एड्स जो हैं वो बहुत एक आप समझेंगे बहुत डीप साइंस है उसके पीछे, बहुत कुछ है। फेसबुक एड्स कोई आम छोटी मोटी बात नहीं है। फेसबुक एड्स को आप कोई हल्की चीज़ ना समझे, छोटी मोटी बात ना समझें। फेसबुक एड्स एक बहुत बड़ी समंदर है, ठीक है, जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या हो सकता है और क्या क्या करने के उसके अंदर हमारे पास हैं चीज़ें। एड्स स्केलेबिलिटी इनपुट्स टू फेसबुक एआई। आपका एक फेसबुक ऐड है जो आप पिछले 1 महीने से रन कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बजट स्पेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल $20 पर डे, $20 पर डे का बजट उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, और वो स्टोर आपका सेल्स आ रही है, आपकी चीज़ बिक रही है, और वो ऐड आपका बहुत अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बड़ा खुश है, ठीक है। फिर आपने सोचा यार मैं $20 लगा रहा हूँ और मुझे जो है $20 लगाने के बाद मेरे स्टोर के ऊपर फॉर एग्जांपल इतनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है, तो यार मैं क्यों ना 20 की जगह $50 कर देता हूँ या $100 कर देता हूँ। तो आप बताएं, आप लोग को क्या लगता है कि अगर एक इसको और आसान कर देता हूँ, एक
स्टोर के ऊपर फेसबुक एड्स हम रन कर रहे हैं और पर डे $20 खर्च कर रहे हैं और हमारे पास डेली के 5 ऑर्डर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि या अगर आप सोचें कि यार हम इस ऐड को $20 पर डे की जगह $100 पर डे कर देते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो आपके $5 आ रहे हैं वो $50 बन जाएंगे? वो सॉरी 5 ऑर्डर जो डेली के आ रहे हैं 50 ऑर्डर बन जाएंगे या 20 ऑर्डर बन जाएंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। ज़ाया हो जाएगा पैसा आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। अगर आप $20 से अचानक $100 पे स्केल करते हैं अपने ऐड कैंपेन को, तो जो $20 में आपके 5 ऑर्डर आ रहे हैं ना, $100 के अंदर 6 या 7 ऑर्डर आएंगे। इतना बड़ा फर्क। मतलब $20 लगा के आप 5 ऑर्डर ले रहे हैं, आप $100 लगाएं, आपके पास 6 या 7 ऑर्डर आएंगे। कुछ नहीं पड़ेगा आपका, 1 या 2 ऑर्डर ऊपर पड़ेंगे। तो एड्स को स्केल करना, किस तरीके से हम फेसबुक एड्स को स्केल करते हैं, ये एक साइंस है पूरी। ठीक है, इसके ऊपर हम ग्रेजुअली डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगा के फेसबुक की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको हम ये बताते हैं कि भाई ठीक है, पहले हम पिछले 1 महीने से $20 पर डे की एड्स रन कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अब हमें ज्यादा एड्स चलाने हैं। तो तुम समझो इस बात को कि हमें डेली के ज्यादा एड्स चलाने हैं, तो तुम हमें वैसे ही परफॉर्मेंस दो जैसे $20 पे दे रहे थे। ये फेसबुक बात समझेगा नहीं आपकी। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। और ये देखें, ये बातें आपको सिर्फ वही बता सकता है कि जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो। मैं ये बातें आपको इजीली कहीं सुनने को नहीं मिल सकती, ना इजीली ये मैटर कहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एड्स की स्केलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हम उस वक्त देखेंगे कि जब हमारा ये स्टोर, जो मेरा टारगेट है कि जो हमारा स्टोर है वो हमने $1000 पर मंथ का प्रॉफिट के ऊपर लेके जाना है उसको। ठीक है, तो हम एक पहले बेंचमार्क में सेट करूंगा कि हमने पहले पर मंथ जो है $250 का प्रॉफिट है। ठीक है, $250 अचीव करने के बाद मैं स्केल करूंगा इसको $1000 पे। ठीक है, तो वो स्केल कैसे हो रहा है वो सारी चीजें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे कि किन स्ट्रेटजीज के थ्रू मैं अपने एड्स को स्केल कर रहा हूं। और वो सिर्फ स्केल नहीं हो रहे, साथ साथ ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर $20 के अंदर 5 ऑर्डर आ रहे थे, तो अगर मैं 40 ऑर्डर खर्च करूंगा तो ऑर्डर 12 हो जाएंगे, डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह स्ट्रेटेजीज अप्लाई करूंगा। तो जब प्रैक्टिकल सेशन हमारा जो पार्ट 2 है इस कोर्स का वो स्टार्ट होगा, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोग समझेंगे। दूसरी चीज रीटारगेटिंग, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि जैसे एक कस्टमर, जो नया कस्टमर होता है उसको एक्वायर करने के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, और एक कस्टमर ऐसा है जो ऑलरेडी आपको जानता है, उसे मालूम है कि आप क्या बेच रहे हैं, उसे मालूम है कि आप कितने का बेच रहे हैं, उसे वो प्रोडक्ट चाहिए भी। ठीक है, तो उसके ऊपर जब आप रीटारगेट करते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है फेसबुक ऐड की, और उसकी जो कन्वर्जन है वो आप समझे बहुत अच्छी कन्वर्जन आती हैं फिर। ठीक है, तो ये भी एक इंशाल्लाह हम जो है रीटारगेटिंग जो है इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फेसबुक पिक्सल के जरिए हम किस तरीके से अपने कस्टमर्स को रीटारगेट करते हैं। और फिर कस्टमर जो है, इसका मैं थोड़ा और बता दूं कि जैसे एक आपका ऐड देख के एक कस्टमर आपके फेसबुक पेज के ऊपर आ गया, वो सॉरी आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर गया, और वेबसाइट पर आकर उसने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया। मतलब उसने अपने प्रोडक्ट जो है ऐड टू कार्ट कर लिया और चेकआउट कर लिया। अब 2 तरह के कस्टमर है ना, किसी ने कोई सिर्फ आपकी वेबसाइट पर आया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, 2-4 पेजेस दे के चला गया। एक कस्टमर की टाइप है जो आया, उसने कुछ एक्शंस परफॉर्म किए, 2-4 पेजेस दे के ऐड टू कार्ट किया, छोड़ दिया, चला गया। ठीक है, एक जो है कस्टमर जो है उसकी ये है कि वो आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने जो है एक्शंस परफॉर्म किए, स्क्रॉल किए पेजेस, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट भी कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसे थे जो आए, ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट किया, बाय कर लिया, खरीद लिया। तो फेसबुक की रीटारगेटिंग जो होती है वो इन 3 कैटेगरीज को, इन 4 कैटेगरीज को अलग अलग देखती है कि जो सिर्फ वेबसाइट पर आया था, कुछ भी नहीं किया, कुछ पेजेस देके चला गया, एक ने ऐड टू कार्ट किया, एक ने चेकआउट किया और छोड़ दिया, और एक ने कंप्लीट बाय कर लिया। तो ये 4 कैटेगरीज को फेसबुक अलग अलग देखता है, और इनको अलग अलग तरीके से हम रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जिसने हमसे बाय कर लिया
एक कस्टमर आया, उसने हमसे बाय कर लिया, खरीद ली एक चीज, तो वो हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है कि हम उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, रीटारगेटिंग के अंदर। फिर हम उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना के उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं, उन ऑडियंस को अपना ऐड दिखाते हैं जो उसके जैसे हैं, कि जिसने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। फिर जो लोग ऐसे थे कि जो ऐड टू कार्ट किया लेकिन छोड़ के चले गए वेबसाइट, उनको टारगेट करते हैं, दोबारा ऐड दिखाते हैं, उनके सामने एक चीज दोबारा आती है तो फिर वो और इंटरेस्ट को शो करते हैं। ऐसे ही चेकआउट वालों का है कि जो चेकआउट करके छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो ये एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैड प्राइसिंग और कस्टमर लुक अलाइक, ये चीज भी ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि फेसबुक पिक्सल के साथ ये भी चीज रिलेटेड है कि सस्ती चीज बेचेंगे और सस्ती चीज बेचेंगे तो सस्ते लोग ही आएंगे वेबसाइट पे, ठीक है, ये चीज बस याद रखिएगा। और फेसबुक लुक अलाइक बनाता है, ठीक है, फेसबुक आपके कस्टमर्स की ट्रैकिंग करता है, आपके कस्टमर्स का बिहेवियर देखता है कि जो वो आपकी कस्टमर किस तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर आके क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं और आप किन कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो जो फेसबुक की एआई है वो उसका डाटा अपने पास कलेक्ट कर रही होती है और फिर वो कस्टमर लुक अलाइक बनाती है खुद से, ठीक है। मतलब सस्ते लोगों को आप थोड़ा सा ऐड दिखा दें अपना, फिर आपके आगे के बाकी ऐड सस्ते लोगों के पास ही जाएंगे। फेसबुक बोलेगा ये सस्ते लोगों को ही ऐड दिखाना चाहता है तो इसके ऐड सस्ते लोगों को ही दिखाओ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये सारी फेसबुक के ऊपर, तो मैं आपको हर स्लाइड के अंदर ये बात कह रहा हूँ कि फेसबुक के ऊपर जो सेशन होने वाला है वो इंशाल्लाह 8 से 10 घंटे भी मैं उसके ऊपर बात करूं तो मेरे लिए कम है, ठीक है। तो उसको बहुत डेप्थ के अंदर मैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रखूंगा, और ताकि ये चीज़ आप लोगों के जहन में बिल्कुल, देखें फेसबुक एड्स के ऊपर मास्टरी हासिल हो गई, फिर आप प्रोडक्ट रिसर्च जानते हैं, फिर आपके लिए आपको फेसबुक एड्स आता है, फिर तो आप चीते हो गए, फिर तो ड्रॉप शिपिंग है, फिर तो आपको कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने ये करना है कि अब यहाँ से जो हमारी स्टार्ट होगी वो होगी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट होने वाली है, और प्रोडक्ट अब हम हंट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये अभी जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं 20 से 25 मेथड्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, हंटिंग करते हैं, और ये मेथड सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली प्रॉपर एक स्टोर आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो वहां पर फिर जो मैं स्ट्रेटेजीज मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 1-2 ही होंगी, ठीक है। जो मोस्ट यूजफुल है, जो सबसे ज्यादा काम की स्ट्रेटेजीज हैं, वही मैं फिर उसके अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन पता मैं आपको सब ही कुछ दूंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च के हम जो है किस किस तरह से हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो अगला सेशन जो होगा हमारा, उस सेशन के अंदर मैं इसके ऊपर आऊँगा, प्रोडक्ट रिसर्च हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा तकरीबन 3 से 4 घंटा अभी जाएगा प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये कुछ टूल्स हैं जो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि अगला सेशन जब स्टार्ट करें तो आप साथ साथ प्रोडक्ट रिसर्च जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप एक एक चीज़ पे साथ साथ करते भी रहें और उसके नोट्स भी बनाते रहें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। क्योंकि देखें, जब मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ ना, तो प्रैक्टिकल ये जो भी मेरा इस कोर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये है कि पहले हिस्से के अंदर मैं आपको जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जितनी स्ट्रेटजीज हैं, वो सब बता दूँ, ठीक है, ताकि जब मैं प्रैक्टिकली फिर उसको परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर वो उसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा, सिवाय फेसबुक एड्स के, ठीक है। फेसबुक एड्स तो जाहिर है वो तो हर चीज़ ही अंदर जाके बतानी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली फिर जैसे अब जैसे अगर अभी मैं आपको यहाँ पे रिसर्च के मेथड्स बता रहा हूँ, प्रोडक्ट रिसर्च के थ्योरेटिकल मेथड्स 20-25 बता दिए, ठीक है। अब जब मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, हाँ यार मैं ये वो वाला मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब वो वाला मेथड आपने इस सेक्शन में सीखा हुआ है कि हाँ यार हमजा भाई ने थ्योरेटिकली हमें सारे मेथड्स बताए, तो उसमें से ये वाला मेथड ही अप्लाई कर रहा है, तो वो फिर आप अपने सामने देख रहे होंगे मैं किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ और किस तरीके से मैंने हंड कर लिया प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें फिर इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है एक्सटेंशंस हैं गूगल क्रोम की, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, टर्बो एड्स फाइंडर हो गई, ये थोड़ा सा ग्लिची है, टर्बो एड्स फाइंडर ये अक्सर मसले मसाइल खड़े करता है, तो इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा फिर जब इसको यूज़ कर रहे होंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। फिर अली इंसाइडर हो गया, अली हंटर और सिमिलर वेब है, अली एक्सप्रेस सर्च बाय इमेज है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, 4-5 और मैं आपको आगे जब स्टार्ट करूंगा ये सेशन, अगला सेशन जो हमारा होगा
प्रोडक्ट रिसर्च का, उसके अंदर फिर मैं 4-5 ही आपको और चीज़ें बता दूंगा। टूल्स जो हैं जो आपने अपने पास रखने होंगे, फ्री हैं ये सारे, और इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो अगला सेशन जो होगा, अगले सेशन के अंदर आप लोग ये सारे टूल्स वगैरह सब पहले से डाउनलोड करके रखिएगा, और फिर अगले सेशंस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से करनी